न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं शीबा शेख और आप देख रहे हैं MNS। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश की खबरों में। एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। विजय वडेट्टीवार का केंद्र की विदेश नीति पर तीखा हमला। बदायूं में बाजार में लगी भीषण आग, 25 से ज्यादा दुकानें जली। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, ईरान के साथ खड़ा हो भारत। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए देखते खबरें विस्तार से। विजय वडेट्टीवार का केंद्र की विदेश नीति पर तीखा हमला। महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस विधायक विजय वडेट्टीवार ने केंद्र सरकार की विदेश नीति को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार को साफ साफ बताना चाहिए कि उनकी विदेश नीति क्या है। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहावरे पर खड़ी है और भारत जैसे देश को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। विजय वडेट्टीवार ने कहा कि जब इजराइल ईरान पर हमला करता है तो भारत को बताना चाहिए कि वे किसके साथ खड़ा है, इजराइल या ईरान। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, सरकार की स्थिति शोले फिल्म की तरह है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ और बाकी के मेरे पीछे आओ। जब आप पीछे मुड़ते हैं तो आपके पीछे कोई नहीं होता। आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है वो एक बार लोगों के सामने लाओ कि आप लोग बताइए आपके साथ में कौन खड़ा है। ये अभी वार हुआ है, शुरू हुआ है, हो सकता है कि अमेरिका उसमें कूद पड़ी है, थर्ड वार भी हो सकता है, तीसरा महायुद्ध भी हो सकता है। तो इस स्थिति पे, इस कगार पर हमारी भूमिका भी इस बारे में स्पष्ट होनी चाहिए। यही सोनिया जी ने कहा है। चाहे ईरान के ऊपर जब इजराइल हमला करता है या गाजा को खत्म करता है, गाजा की जो बच्चों के भूखे मरे थे बच्चे, हजारों लोगों को मारा गया था, तो हमें तो कुछ ना कुछ बोलना चाहिए कि कौन सही है, इजराइल है या ईरान है, कौन सच्चा है या हम किसके पीछे खड़े हैं। ये भी कुछ बोल नहीं रहे। मैंने ये तो हो गया, शोले जैसा हो गया हमारी स्थिति। आधे शोले का पिक्चर था, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। तो यह स्थिति पर मत लाओ देश को, यही हमारी नेता का कहना है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बदायूं में बाजार में लगी भीषण आग, 25 से ज्यादा दुकानें जली। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां बाजार में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। एसपी सिटी विजेंद्र त्रिवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट या अन्य तकनीकी कारणों से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। इस भीषण हादसे में करीब 25 से 30 दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। आग लगने के मौके पर दमकल विभाग की कई गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। सर, अभी एक सूचना मिली है कि रामलीला ग्राउंड में आग लगी है। क्या कारण है, किस वजह से आग लगी, कितनी दुकानें जलकर राख हुई? गाजी ग्राउंड में एक मेला जो है लगभग 1 महीने का चलता है, उसमें कतिपय कारणों से आग लगी है और ऐसी संभावना है कि शॉर्ट सर्किट से या किसी अन्य कारण से आग लगी हो और 25 से 30 दुकानें लगभग जली हैं। आग पर नियंत्रण पा लिया गया है। मौके पर फायर टेंडर की 3 गाड़ियाँ कार्यरत हैं और फायर टेंडरों को बुलाया गया है और कोई जनहानि नहीं हुई है। दुकानों की जो है उस पर जो है डीएम साहब की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, उस पर आकलन किया जा रहा है कि कितनी नुकसान हुआ है। और जो है मौके पे भीड़ है तो भीड़ नियंत्रण करने के लिए फोर्स लगाई गई है। बहुत सारी चीज़ें कुशलता है। सबसे अच्छी चीज़ यही रही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है और मौके पे तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस बल द्वारा और फायर टेंडर द्वारा मौके पे जो आग पर काबू पा लिया गया है और आग लगभग बुझ गई है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बोले, ईरान के साथ खड़ा हो भारत। दिल्ली से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने ईरान पर हुए हमले को लेकर केंद्र सरकार से साफ साफ रुख अपनाने की कोशिश की है। उन्होंने अपील की और कहा कि ईरान हमारा पुराना और भरोसेमंद मित्र है। भारत और ईरान के बीच व्यापार, संस्कृति और ऐतिहासिक सहयोग की गहरी जड़ें हैं। ऐसे समय में भारत को मजबूती से ईरान के साथ खड़े होना चाहिए। इमरान मसूद
मसूद ने स्पष्ट किया कि ईरान ने कोई हमला नहीं किया, बल्कि खुद वे हमले का शिकार हुआ है। ईरान से कहा है कि उसे सभी परमाणु कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसियों की निगरानी में है और कोई भी आकर निरीक्षण कर सकता है। इसके बावजूद अगर उस पर हमला होता है तो ये खुली दादागिरी है। होती है भारत की जो विदेश नीति है उस पर कांग्रेस पार्टी या बतौर सांसद आपका क्या रुख है? देखिए, हमें पूरी तरह से ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। ईरान हमारा पुराना मित्र है, ईरान से हमारे व्यापारिक रिश्ते हैं, ईरान के साथ हमारे सांस्कृतिक रिश्ते हैं, ईरान की जो जड़ें हैं वो हिंदुस्तान से हैं। तो ईरान के साथ हमें मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए और हर तरह से ईरान ने हमारे साथ हमेशा साथ दिया है, इसलिए हमें इस बुरे वक्त में ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ दिखाई देना चाहिए। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, जो टेलीफोनिक बातचीत में नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से कहा, उसमें क्या फर्क है? नरेंद्र मोदी ने कहा कि शांति, डायलॉग, कूटनीति के जरिए शांति, डायलॉग, कूटनीति, ये सारी चीजें, ईरान ने हमला नहीं किया है, ईरान के ऊपर हमला हुआ है। ईरान के ऊपर हमला हुआ है जब ईरान ने कहा कि मेरे जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सारे अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की निगरानी के अंदर है, आप आकर के जांच कर लें। उसने जांच भी कराने की बात करी, उसके बाद भी उसके ऊपर हमला किया जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से दादागिरी है और अगर कोई दादागिरी करने का काम करता है तो उस दादागिरी के खिलाफ सबको एकजुटता के साथ जवाब देना चाहिए। इस बीच जब देख रहे हैं जिस तरीके से ईरान से भारतीय नागरिक, भारतीय छात्र सुरक्षित वापस आ रहे हैं, उसके लिए मोदी ने ईरान को धन्यवाद कहा है कि इस दौर में ईरान ने भारत को वो सुविधा मुहैया कराया ताकि हमारे नागरिक। ईरान ने तो हमेशा हमारा साथ दिया है, बुरे वक्त में हमेशा साथ रहा है, तो हमें ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन रिपोर्ट ये भी आ रही है कि पाकिस्तान आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिलाई खेलों को जीवन का हिस्सा बनाने की शपथ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में खेल विभाग द्वारा आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित जनसमूह को खेलों के प्रति प्रतिबद्धता की शपथ दिलाई और एक स्वस्थ, अनुशासित और एकजुट भारत के निर्माण में खेलों की भूमिका को रेखांकित किया। मुख्यमंत्री ने कहा, हम शपथ लेते हैं कि हम खेलों को अपनाने का हमारे जीवन का हिस्सा बनाएं। हम खेलेंगे और दूसरों को खेलना सिखाएंगे। हम भारत को स्वस्थ बनाएंगे। हम सभी खिलाड़ियों का समर्थन करेंगे। हम खेल भावनाओं को बनाए रखेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार खेल सुविधाओं के विस्तार, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और खेलों को जन आंदोलन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे तकनीकी के साथ साथ खेलों में भी भागीदारी बढ़ाएं ताकि एक संतुलित जीवन शैली विकसित की जा सके। शपथ लेते हैं कि हम खेलों को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, खेलेंगे और खेलना सिखाएंगे। खेलों में प्रतिभाग कर हम स्वस्थ भारत बनाएंगे। खिलाड़ियों का हम हौसला बढ़ाएंगे। हम सभी खेल आयोजनों में ईमानदारी, समर्पण और सम्मान के साथ प्रतिभाग करेंगे। हम खेल भावना के साथ खेल के सभी नियमों का पालन करेंगे। हम अपने साथियों, प्रतिद्वंदियों और खेल प्रशिक्षकों एवं खेल से जुड़े तकनीकी अधिकारियों का सम्मान करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। हम प्रतिबंधित दवाइयों का सेवन करे बिना खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन अभी आप सब लोगों ने जिनको सुना, उत्तराखंड सरकार की खेल मंत्री आदरणीय रेखा आर्य जी, विशेष प्रमुख सचिव खेल श्री अमित सिन्हा जी और हमारे सभी खेल संघों से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण, सभी अधिकारीगण और आए हुए
सभी हमारे अभिभावकगण, अतिथिगण, उपस्थित सभी महानुभाव और आज के ओलंपिक दिवस के अवसर पर आए हुए सभी हमारे खिलाड़ी, छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे और साथ में हमारे मीडिया के सभी मित्र, मैं सबसे पहले आप सभी का आज के इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं तथा खेल भावना के प्रतीक पर्व ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन हमारे प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए विशिष्ट है, क्योंकि आज एक और जहां हम मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के 3900 और मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के 2155 खिलाड़ियों को धनराशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित कर रहे हैं, वहीं विभिन्न राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया जा रहा है। मैं सम्मानित होने वाले सभी खिलाड़ियों को भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्यारे खिलाड़ियों, ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि उत्तराखंड में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ये दिन हमें स्मरण करवाता है कि खेल केवल एक पदक जीतने की प्रतिस्पर्धा नहीं है, बल्कि खेल मानवता, एकता और शांति के साझा मूल्यों का प्रतीक भी है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमृत जयंती समारोह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का संबोधन। अमृत जयंती वर्ष समारोह के अंतर्गत आयोजित एक विशेष सत्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र विधानसभा में विधायकों और गणमान्य व्यक्तियों को संबोधित किया। अपने वक्तव्य में उन्होंने संसदीय समितियों की भूमिका को लेकर लोकतंत्र का महत्व स्तंभ बताते हुए कहा, सत्रों से ज्यादा हमारी समितियां सरकार पर नजर रखने का काम करती है। ये समितियां पूरे साल सक्रिय रहती है। हमारा संविधान एक सतत प्रक्रिया देता है, जिसके के माध्यम से संसद या विधानसभा सरकार की निगरानी करती है और सदन के प्रति उत्तरदायित्व सुनिश्चित करती है। फडणवीस ने कहा कि ये जरूरी है कि विधायकों को समितियों में शक्ति और प्रभाव को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यही से नीतिगत पारदर्शिता और जवाबदेही की बुनियादी बनती है। उन्होंने ये भी कहा कि अमृत जयंती वर्ष इस बात का समर्पण कराने का अवसर है कि लोकतंत्र केवल बहस या भाषण से नहीं, बल्कि संस्थागत जिम्मेदारियों से भी मजबूत होता है। उत्तरदायित्व सरकार को सिद्ध करना पड़ता है, बल्कि सेशन से भी ज्यादा, अधिवेशन से भी ज्यादा हमारी जो समितियां हैं, वो समितियां सरकार के ऊपर एक अंकुश का काम करती है और ये समितियां पूरे 12 महीने काम करती है। सेशन का समय छोड़कर बाकी सब समय वो काम करती है। तो एक ऐसी निरंतर प्रक्रिया हमारे संविधान ने तैयार की है कि जिसमें हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद या हमारी विधानसभाएं हमारे सरकार के ऊपर अंकुश रख पाए और सरकार को अपना उत्तरदायित्व, अपनी जवाबदेही संसद के सामने लगातार देनी पड़े। मुझे इस बात की खुशी है कि जब से यह सिस्टम हमने खड़ा किया है, लगातार ये सिस्टम मैच्योर होता चला गया और आज चाहे वो देश की संसद हो, चाहे विधानसभाएं हो, बहुत सुंदर पद्धति से ये सिस्टम काम करता है। और फिर इसी के तहत जो हमारी प्राक्कलन समिति है, ये मैं ऐसा मानता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, क्योंकि हमारी कई समितियां ये पोस्टमार्टम समितियां हैं, जिसमें घटना घटने के बाद, मृत्यु होने के बाद
जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है, लेकिन जब सारा समाप्त हो जाता है उसके बाद हम उसके ऊपर विचार करते हैं और उस पर रिकमेंड करते हैं। लेकिन बड़े डायनामिक तरीके से काम करने वाली अगर कोई कमेटी है तो वो प्राक्कलन कमेटी है, क्योंकि ये कमेटी लगातार हमारे बजट में जो बजट एस्टिमेट्स है उसको किस प्रकार से उसकी मांग की गई, क्या वो मांग सही थी, क्या उसका खर्चा ठीक से हो रहा है, ये सारी चीजें ये एस्टिमेट कमेटी देखती है। और एक प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर अंकुश रखने का काम एस्टिमेट कमेटी के माध्यम से होता है। वैसे तो प्राक्कलन ये एक संस्कृत शब्द है जिसमें प्राक का अर्थ होता है पहले, और जो कलन है उसका अर्थ होता है गणना। तो जिस चीज की पहले गणना की जाती है, जिसका एक एस्टिमेट तैयार किया जाता है, जिसका एक अनुमान लगाया जाता है, उसको प्राक्कलन कहते हैं। तो इस प्रकार से बजट जब हमारे सामने आता है तो ये तो अनुमान ही होता है, लेकिन इस अनुमान के पीछे भी एक बहुत साइंटिफिक प्रक्रिया है कि जिस प्रक्रिया में हर विभाग को कितना पैसा दिया जा सकता है इसका एक अंदाजा दिया जाता है और उसके आधार पर उन्होंने हमारी डिमांड्स देनी। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का एमएएमसी दौरा, व्यवस्थाओं पर निगरानी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के प्रतिष्ठित मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एमएएमसी का दौरा किया। वहां डॉक्टरों व मेडिकल छात्राओं से बातचीत की। दौरे के बाद उन्होंने कॉलेज की मौजूदा स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई। उन्होंने कहा, मैं पिछली शिक्षक सरकारों और यहाँ के अस्पताल प्रशासन की गैर जिम्मेदारी से हैरान हूँ। मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित स्वास्थ्य की खराब स्थिति और यहाँ पढ़ने वाले छात्रों की हालात देखकर बहुत दुख होता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही कॉलेज की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने और छात्रों के लिए एक सुरक्षित, स्वच्छ और समुचित शैक्षणिक माहौल देने के लिए ठोस कदम उठाएगी। मैं हैरान हूँ पिछली पढ़ी लिखी सरकारों की कर्तव्य निष्ठा पे, यहाँ के हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पे, कॉलेजेस की, मेडिकल कॉलेजेस की मेंटेनेंस पे, कि आज मौलाना आज़ाद जैसा प्रेस्टीजियस कॉलेज और वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की इतनी बुरी स्थिति कि 1966 से 90 के बीच में बने हुए 7 हॉस्टल जिसकी कैपेसिटी मात्र 1200 विद्यार्थियों को रखने की है और वहाँ 3200 के करीब विद्यार्थी रह रहे हों, एक कमरे में 8-8 बेड लगा करके, जहाँ पे उनको एक अलमारी भी शेयर करनी पड़े और स्टडी टेबल चेयर नाम की कोई चीज ना होना, और उसमें कभी कोई रिपेयर का काम, कभी कोई फैसिलिटी देने का काम, हॉस्टल रेनोवेशन का, हॉस्टल एक्सटेंशन का कोई काम ना होना अपने आप में सच में बड़ा शर्मनाक है। मुझे तकलीफ है इस बात की कि हमारे मेडिकल के छात्र छात्राएं इतनी विपरीत परिस्थितियों में वहाँ रह रहे हैं। उस प्रेमिसेस में इतना भयंकर एंक्रोचमेंट हुआ है जिसके कारण से उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी थ्रेट है, और पहले भी वहाँ पे मिसहैपनिंग हुई हैं, रेप जैसे भयानक केसेस भी वहाँ हुए हैं, और उसके बावजूद भी यदि पिछली सरकारों ने उनको एक सेफ एनवायरनमेंट दिया नहीं, एक कॉम्पैक्ट कैंपस नहीं दिया, तो ये अपने आप में बहुत ही सोचने वाली बात है। और आज मुझसे आकर के ये सभी स्टूडेंट्स मिले हैं, उन्होंने मुझे ये सारे विषय का जिस तरीके से, जिस डीप भावनात्मक तरीके से उन्होंने मुझे ये बातें बताई हैं, तो मैं सच में बहुत परेशान हूँ इन बच्चों के लिए। और इमीडिएटली सरकार उसमें उन बच्चों को जो फैसिलिटी, जो रिपेयर की वहाँ पे काम करवाने हैं वो भी कराएंगे हम, और नए हॉस्टल का प्रोविज़न भी उसमें तुरंत सर्च किया जाएगा। मैं खुद जाकर के वहाँ देखूंगी कि इन बच्चों के लिए नए हॉस्टल वाले, ताकि थोड़ा आरामदायक स्थिति में जो रिक्वायरमेंट एक कमरे की होनी चाहिए, 2 बच्चे 3 बच्चे जो रह करके जिसमें उनकी स्टडी टेबल हो, वो पढ़ें लिखें, पर वहाँ का जो माहौल है, जिस तरीके के एंक्रोचमेंट वहाँ है, और जो थ्रेट बच्चों के ऊपर लगातार उन मेडिकल स्टूडेंट के ऊपर, उन रेजिडेंट डॉक्टर्स के ऊपर है, वो निश्चित रूप में नहीं होना चाहिए, और उसको सरकार जो है तुरंत संज्ञान लेगी और उन
जरूरी है। ये बढ़ते अगली खबर की ओर। जन सुराज पार्टी ने किया स्वास्थ्य मंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन। पटना में जन सुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी समस्याओं को लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आवास के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य सेवाओं में कई गंभीर बीमारियां हैं और स्थानीय जनता को बहुत इलाज की सुविधा नहीं मिल रही है। कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, अस्पताल में दवाओं की कमी और चिकित्सकों की अनुपस्थिति जैसे मुद्दों को उठाया। उन्होंने सरकार से तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने और आम लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की मांग की है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी का बयान, ईरान का भविष्य इजरायलियों के हाथ में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ईरान में शासन परिवर्तन के लिए अपनी तत्परता जताने के बयान पर पूर्व डीजी इन्फेंट्री और सियाचिक के अग्री सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपने पूर्व रुख से बदलाव किया है। जहां पहले वे केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम के उन्मूलन पर केंद्रित था, वही अब सीधे तौर पर शासन परिवर्तन को समर्थन दे रहा है। कुलकर्णी ने स्पष्ट किया कि यह फैसला केवल ईरान के लोगों का अधिकार है और बाहरी हस्तक्षेप से इस क्षेत्र में और अधिक संकट पैदा हो सकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव नुकसानदेह होगा और अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सम्मान करना चाहिए। The very fact that the Israel-Iran conflict revolved around, the first thing was nuclear. That was all that actually triggered, saying that Israel was opposing the nuclear weapon possession program of Iran. That was the basic thing. Now, presuming that the nuclear, this thing has, the danger has been eradicated and that the 3 sites have been hit hard and that probably Iran cannot pursue its nuclear program. But now to say that the only way forward is to have a regime change, now that seems a little difficult because there is a problem of the leadership. There is nobody you can take, even if one says that the present president of Iran is a moderate leader who could take over. But he is the president. He cannot become Ayatollah. So that is something that we really need to see. The other aspect that comes to mind is a regime change, if it does not come from within and if it is coming from outside and imposed, it might not be acceptable, leading to further crisis and hardening of the population on certain issues. So ultimately it doesn't seem to lead anywhere, because whoever outside in the Western world from erstwhile Iran are there who are looking at regime change, they are not very popular. As yet, all said and done, Ayatollah seems still a very popular leader, a popular Ayatollah in Iran. So everybody, and especially in times of adversity, people will go and move and sort of be with the present leader. So how do we have a regime change? A regime change, though if the regime change can bring in moderation, but where is that leader? So there is a leadership crisis, and therefore I would say that what Mr. Trump said earlier, that they were not interested in assassinating or a regime change of Iran, would be more acceptable than changing their stand on it. A regime change should come from within the people. The people are responsible for their leader. Whether we like it or not is not the question. He is ruling the people of Iran. So what the people of Iran want, the people of Iran should decide. We from outside, nobody should decide as to who should rule. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय एकता के लिए
मुखर्जी का बलिदान अमर, बोले किशन रेड्डी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने तेलंगाना के भाजपा कार्यकर्ताओं में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान और उनके विचारों को योगदान किया। उन्होंने देश की एकता और सुरक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। जी किशन रेड्डी ने कहा कि मुखर्जी की देशभक्ति और उनके द्वार दिए गए संघर्ष आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने बलिदान दिवस को देश के प्रति निष्ठा और समर्पण की भावनाओं को फिर से जगाने वाला दिन बताया है। एक प्रधानमंत्री रहना चाहिए, एक ही झंडा रहना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जम्मू कश्मीर में की एक्ट जम्मू कश्मीर में भी इंप्लीमेंट होना चाहिए। जम्मू कश्मीर को पूरा भारत के अंतर्गत विलीन करना चाहिए। ऐसा नारा लेकर जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुआ था, उस दिन को आज जुलाई 23 के दिन हम देश भर में अलग अलग कार्यक्रम करें। जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस लक्ष्य के लिए जम्मू कश्मीर के लिए बलिदान हुआ था, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो लक्ष्य हासिल करने के लिए आगे बढ़ रहे। हम आर्टिकल 370 हटाया, जम्मू कश्मीर जनता को अधिकार दिया है, जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पे ले जा रहे। जम्मू कश्मीर आज कोई भी किधर भी जब को तिरंगा दिखता है, जम्मू कश्मीर की जनता आज खुशी है। इसीलिए जम्मू कश्मीर में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो बलिदान का जो लक्ष्य था, आज मोदी जी के नेतृत्व में वो लक्ष्य को हासिल करके आज जम्मू कश्मीर में एक नया कश्मीर, नया भारत आज देश भर में मोदी जी के नेतृत्व में आज हम आगे बढ़ रहे। मैं भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना के ओर से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते अगली खबर की। 76वें लोकतंत्र ने हासिल किया गौरवशाली संस्थान। मुंबई में आयोजित संसदीय और राष्ट्र केंद्र शासित प्रदेश विधान न्यायिकों के प्रवक्कल समितियों ने राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि 75 वर्ष की इस लोकतांत्रिक यात्राओं में भारत का संसदीय लोकतंत्र गौरवशाली और सर्वनीय बना हुआ है। उन्होंने कहा, हमारे सामने कई चुनौतियां आई, लेकिन हम सफल रहे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, यहाँ वीर की भूमि है। ओम बिरला ने कहा कि लोकतंत्र की इस मजबूती के पीछे देशवासियों का समर्पण और उनकी सहभागिता है। उन्होंने प्रकलन समितियों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ये समितियां नीति निर्माण और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने में अहम योगदान देती है। सदस्यगण, भाई और बहनों, ये क्षण न केवल हमारी प्राकलन समिति के विरासत का सम्मान है, बल्कि उनके योगदान, उनके प्रयास, उनके अनुभव और उनके प्रयासों से पारदर्शी और जवाबदेही वित्त शासन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए चिंतन भी है। हमें खुशी है कि इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हमारा लोकतंत्र गौरवशाली भी हुआ है और उस 75 वर्ष की यात्रा में हमने जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास भी किया है। हमारे सामने बहुत चुनौतियां थी, लेकिन चुनौतियों के बाद भी भारत का संसदीय लोकतंत्र स्वर्णिम रहा है और दुनिया के अंदर भारत का संसद, ये इतिहास की विरासत और आधुनिकता के साथ हम ये कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और जीवंत लोकतंत्र भारत है, जिसकी विविधताएं
भारत को एक बनाने में काम किए। ये धरती छत्रपति शिवाजी की धरती है, शौर्य वीरता की धरती, आध्यात्मिक की धरती पर कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। इसी सभागृह के अंदर कई महत्वपूर्ण फैसले हैं, निर्णय हुए हैं, जिससे महाराष्ट्र के अंदर एक सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का एक नया इतिहास रखा गया है। मुझे खुशी है कि हमारे लोकसभा के प्रथम स्पीकर की दूरदर्शिता, जिन्होंने शासन में वित्त अनुशासन हो, शासन में वित्त अनुशासन के साथ प्रहरी के रूप में भी संसदीय समितियां काम करे, उनके लिए उन्होंने एक दूरदृष्टि विचार के साथ प्राक्कलन समिति के निर्णय का फैसला किया। 10 अप्रैल 1950 को ये प्राक्कलन समिति लोकतंत्र के इतिहास में आज गौरवशाली अपनी विरासत के साथ, नई तकनीकी के साथ जवाब आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने केंद्र की विदेश नीति पर उठाए सवाल। कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार की विदेश नीति को लेकर कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आजादी से पहले और बाद में हमेशा देश के सुधार और विकास के लिए क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी के कार्यकाल में गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत की भी जिक्र किया। गहलोत ने वर्तमान स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा कि आज इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है, जिसमें अमेरिका की भी शामिल है, लेकिन भारत इस मामले पर अपनी स्पष्टता आवाज नहीं उठा पा रहा है। उन्होंने कहा, आज सरकार की विदेश नीति इस अस्पष्ट है, कोई इसे समझ नहीं पा रहा है। भारत सरकार को अपनी विदेश नीति को जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस ने हमेशा आज़ादी के पहले भी क्रांतिकारी कदम उठाए। जब आज़ादी मिली, चाहे गांधी जी थे, चाहे पंडित नेहरू थे, या मौलाना आज़ाद थे, या सरदार पटेल थे, और आज़ादी के बाद में बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए। सोच दी देश को, दुनिया में क्या हो रहा है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट खड़ा कर दिया। आज देखिए क्या तकलीफ हो रही थी दुनिया के, इराक ईरान का युद्ध हो रहा है, इजराइल का और इराक का युद्ध हो रहा है। अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है 15 दिन बाद बताऊंगा मुझे क्या करना है, और रात को वो आ जाते हैं मैदान के अंदर, अटैक कर देते हैं। और इंडिया कुछ बोल नहीं पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहा है? इंदिरा गांधी के ज़माने में नॉन अलाइन मूवमेंट चला था, निर्गुट राष्ट्र सम्मेलन। हिंदुस्तान का नेता था दुनिया का, दुनिया में जो तीसरी दुनिया है राष्ट्रों की, उसका नेता कौन था मुख्य रूप से? और भी कई मुल्क होंगे, पर इंडिया मुख्य रूप से था। तो हमारी पहचान थी कि निर्गुट है हम लोग, किसी गुट के साथ में, ना रशिया ना अमेरिका, हम निर्गुट हैं। रशिया हमारा मित्र था, 71 वार में उन्होंने हमारी मदद करी, पर हम दुश्मन किसी के नहीं थे। आज स्थिति ऐसी बन गई हमारी विदेश नीति की कि विदेश नीति क्या है लोगों को समझ में आ ही नहीं रही है। कोई मुल्क, चाहे वो यूक्रेन हो या रशिया हो, इजराइल हो या वो आपका ईरान हो, अमेरिका अलग पंचायती कर रहे हैं, और इंडिया का रुख और मुल्क बोलने लग गए, निंदा करने लग गए हैं। हमारी नीति क्या है तो बताए देश को, कम से कम भारत सरकार को नीति क्या है, देश की विदेश नीति क्या है। तमाम हमारे पड़ोसी मुल्क जो है, नेपाल हो, चाहे श्रीलंका हो, या बांग्लादेश हो, भूटान हो, सभी हमसे अलग हो गए हैं। जब आपका ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया पहलगाम के बाद में, दुनिया का कोई मुल्क खुल के हमारे साथ क्यों नहीं आया? पाकिस्तान के साथ में 2-3 मुल्क हो गए, चाइना भी हो गया, हमारे साथ क्यों नहीं आए? तुर्की हो गया उनके साथ में, हमारे साथ में हिंदुस्तान में दुनिया का कोई मुल्क, बल्कि रशिया भी जो था हमारा मित्र है, वो भी चुप हो गया। ये तो हमें बहुत बड़ा धक्का लगा हमें। अमेरिका के तो हम जानते हैं नीति क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि
देश में दुनिया में जो कुछ हो रहा है, हमारे मुल्क की एक अलग पहचान है, क्योंकि सबसे बड़ा डेमोक्रेसी हमारे मुल्क के अंदर दुनिया की। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिम्मेदारी को निभाएं। दुनिया के लगभग 200 मुल्क हैं, वो हमसे उम्मीद करते होंगे कि भाई हिंदुस्तान क्या बोल रहा है। हम किसी से उम्मीद करते हैं कि भाई रशिया क्या बोल रहा है, चाइना क्या बोल रहा है। दुनिया के 200 मुल्क हैं, अधिकांश मुल्क ये उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान क्या बोल रहा है। हिंदुस्तान की वो ताकत है दुनिया के अंदर, क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर है। अब उस वक्त में हमारी विदेश नीति अगर कंफ्यूज हो जाए तो ये देश का दुर्भाग्य होगा, और अभी कंफ्यूज लग रही मुझे, तो ये मैं कह सकता हूँ। ये बात मैंने इसलिए बोली है कि जब कांग्रेस की सत्ता में चाहे आज मोदी जी हो, तीसरी बार जीत गए हों, पर आज भी देश को जरूरत कांग्रेस की है, कांग्रेस की नीतियों की है, कार्यक्रमों के सिद्धांतों की है। यही देश को एक अखंड रख सकते हैं। इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई, राजीव गांधी की हत्या हो गई, आज़ादी पहले कितने लोगों की हत्या हुई, या फांसी के फंदे में चढ़ गए होंगे, या उन्होंने जेलों में बंद रहे होंगे। आज ये स्थिति है कि आज देश को जरूरत है कि कैसे देश एक रहे, अखंड रहे। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे राजनीति हो रही है, दुनिया में भी यही हो रहा है, दुनिया में भी यही हो रहा है। तो देश की दिशा में जाएगा, ये चिंता की वजह से होना चाहिए हमें। ये बात मैं फिर भी कहना चाहूँगा, इसलिए बोला मैंने कि आरएस और बीजेपी की, इनको कहो भाई आप आज़ादी के पहले तो कुछ खैर आपने उंगली भी नहीं कटाई, दुनिया जानती है, आप भी स्वीकार करते हो। तो आज़ादी के बाद में आपका क्या सोच में, सिद्धांतों में, हिंदुत्व के अलावा, हिंदू धर्म को भड़काना अलग बात है, हिंदुत्व के अलावा आपने कौन सा मार्गदर्शन दिया देश को, कुछ सिद्धांत दिए, कुछ प्रोग्राम दिए। जैसे मैंने बताया संजय गांधी के प्रोग्राम बताए, राजीव गांधी के क्रांतिकारी निर्णय बताया मैंने आपको, नरसिम्हा जी वक्त में उदारीकरण हुआ वो बताया मैंने आपको, मनमोहन सिंह जी ने क्रांतिकारी कदम उठाए, दुनिया जानती है, ये बदनाम कर दिया 2G स्पेक्ट्रम में, और कोलगेट में वो कहाँ गया कोलगेट और स्पेक्ट्रम। ये तमाम बातें हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की सोच, इनकी सोच बताए तुमने क्या किया है। बड़ी बड़ी बातें करना, लच्छेदार भाषण देना, और भाषण के माध्यम से आप जनता को गुमराह कर देते हो हिंदुत्व के नाम पे। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो देश में खड़ी हुई है, धर्म के नाम ने आपने बंटवारा कर दिया, हिंदू धर्म को आपने भड़का दिया। चुनाव जीतने के लिए आप काफ़ी हद तक कामयाब हो गए, पर देश की दशा तय करने में आपका क्या योगदान है, बताओ देश को। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। भाजपा प्रवक्ता CR केशवन ने मोदी सरकार की प्रशंसा की। भाजपा प्रवक्ता CR केशवन ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा करुणा, चिंता और दृढ़ संकल्प के साथ संकट और संघर्ष के समय भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने संकटग्रस्त क्षेत्रों में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हर संभव कदम उठाए। CR केशवन ने कहा, प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी दुनिया में सराहना की जा रही है। Prime Minister Narendra Modi ji has always acted decisively with compassion, concern and determination in ensuring safe passage of our Indian nationals whenever they've been stranded abroad in danger zones due to a crisis, calamity or conflict. Prime Minister Modi ji and his government since 2014 have left no stone unturned in evacuating and rescuing Indian nationals who have been stuck in dangerous international areas which have been ridden by political upheavals or even during the time of the pandemic. Not just our Indian nationals but even international citizens, true to Narendra Modi ji's principle of Vasudhaiva Kudumbakam. The Indian government has been instrumental in saving many of them and rescuing them who have been caught in conflict zones. Operation Sindhu now has been lauded by the entire world, where Indian students and Indians who are working in the Middle East have now been brought back safely from
both Iran and Israel. Also, we've seen how in 2023, during the Sudan conflict, Operation Kaveri was successfully launched, and we saw Operation Ganga bringing back people during the Ukraine-Russia war, Operation Devi Shakti during the Afghanistan conflict, and Operation Rahat during the Yemen war were very successful, and we saw the Vande Bharat mission bringing people across the world when the world was engulfed by the COVID pandemic. Operation Sindhu has been very successful in rescuing and evacuating Indians back to India from the Middle East crisis, and we take this opportunity to once again thank our Prime Minister Narendra Modi ji for his relentless, tireless and conviction in ensuring safe passage of Indian nationals, and we also like to thank Prime Minister Modi ji's government and the External Affairs Ministry for the commendable job they're doing. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने दी प्रतिक्रिया। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान डिप्टी मुख्यमंत्री अरुण साव ने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि अमित शाह ने राज्य को एक महत्वपूर्ण सौगात दी है। अरुण साव ने बताया, इस पहल से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे जो छत्तीसगढ़ के विकास में सहायक होंगे। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अमित शाह ने जो राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय और केंद्र फोरेंसिक विश्व प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, वे अपराध नियंत्रण में काफी मददगार साबित होगा। उन्होंने कहा, इस संस्थान के जरिए आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नजर रखी जाएगी और अपराधों को रोकने में मदद मिलेगी। निश्चित रूप से कल देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने बहुत बड़ी सौगात छत्तीसगढ़ को दी है। एक तरफ इससे नौजवानों को रोजगार मिलेगा फॉरेंसिक साइंस के क्षेत्र में, और वहीं दूसरी ओर जो क्रिमिनल लॉ है उसके निराकरण में बहुत मददगार होने वाला है। जिस विश्वविद्यालय की उन्होंने शुरुआत की है, तो ये बहुत बड़ी क्रांति इसके माध्यम से आएगा, और यह जो हमारा केंद्र है न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि आसपास के राज्यों के लिए भी ये मददगार साबित होगा। तो ये बड़ी सौगात देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने छत्तीसगढ़ को दी है, और लगातार छत्तीसगढ़ आते हैं, बड़ी बड़ी सौगातें छत्तीसगढ़ के लिए लेकर आते हैं, देकर जाते हैं। उनके आगमन से छत्तीसगढ़ को बड़ा लाभ होता है। तो यह प्रवास भी आदरणीय अमित शाह जी का बहुत ही लाभकारी रहा है छत्तीसगढ़ के लिए। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। लालू यादव पटना में तेजस्वी यादव के साथ पार्टी कार्यकाल पहुंचे। पटना में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अपने पुत्र और पार्टी नेता तेजस्वी यादव के साथ पार्टी कार्यकाल पहुंचे। खबर है कि जल्द ही तेजस्वी यादव आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये कदम पार्टी के लिए अंदर नए नेतृत्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। राजद की इस राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह और सक्रियता देखने को मिल रही है। देखिए, आज जो है गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू जी ने नामांकन जो है राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के तौर पर भरा है, और सभी लोगों में बड़ी खुशी की लहर है। सभी पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर नेता, सब लोग जो है लालू जी के नामांकन को लेकर के खुशी जता रहे हैं, और ये लगभग इनका जो टेन्योर होगा 12 टर्म जो है उन्होंने राष्ट्राध्यक्ष रहते हुए उन्होंने पूरा किया है। INS 13वां टर्म होने जाएगा,
और हम सब लोगों को इस बात की खुशी है और हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में हम लोगों को लालू जी के नेतृत्व में हम लोगों को जीत मिलेगी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पहलगाम आतंकवादी हमले पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, अब पाकिस्तान भी जान गया है कि पहले की तरह ये कांग्रेस का हाथ नहीं है, ये मोदी जी का हथौड़ा है। एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि हमारे सशस्त्र बलों ने आतंकवादियों संगठनों पर बहुत स्ट्रिक्ट हमला किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम निर्दोष लोगों की हत्या के हमेशा खिलाफ है। उन्होंने ये भी बताया कि हमारी सरकार ने भारत का पक्ष रखने के लिए 32 अलग अलग देशों में 7 प्रतिनिधि मंडल भेजे हैं, जिनमें से 32 देशों ने भारत का समर्थन किया है। अब दिया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से बहुत तगड़ा जवाब, करारा जवाब दिया। अभी पाकिस्तान भी जान गया है, ये अभी पहले जैसा ये कांग्रेस का हाथ नहीं, ये मोदी जी का हथौड़ा है। तो उम्मीद करेंगे जो कश्मीर का टूरिज्म है इसको और एक नई दिशा मिलेगी जो यहाँ वंदे भारत में। नहीं, ये अभी जैसे केंद्र सरकार ने भी जैसे इसको ये एक्शन को रिएक्शन दिया है, तो अब लोग भी समझ गए हैं, टूरिस्ट भी समझ गए हैं। अभी जो भी टेररिस्ट है या पाकिस्तान है, ये बार बार ऐसा करने का हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि और हमारे फौज ने क्या किया, एक भी सिविलियन को मारा है। उन्होंने तो इधर कश्मीर में सीज फायर के बाद भी ड्रोन उड़ाए, मिसाइल उड़ाए, लेकिन हमारी फौज ने प्रिसाइज अटैक किया, जो आतंकवादियों के अड्डे को ढेर कर दिया। सटीक, हाँ सटीक और टारगेटेड अटैक हो गए। हम कभी भी बेकसूर लोगों को मारने के खिलाफ रहते हैं, इसलिए मोदी जी ने और हमारे फौज ने जो काम किया है वो तारीफ़ काबिल है। ये इतना कर कर वो चुप नहीं बैठे, इन्होंने 7 डेलीगेशन को 32 देशों में भेजा। हमारे भारत देश की भूमिका क्या है, हमारे भारत देश का स्टैंड क्या है, और पाकिस्तान का दहशतवादी जो चेहरा है वो दुनिया के सामने लाने के लिए पूरे एविडेंस भी दिए। तो 32 देशों ने भी हमारे देश का समर्थन किया है, प्रधानमंत्री जी का भी समर्थन उन्होंने किया है। वक्त हो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी मीनल के साथ देश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।